दोस्तों, आज की कहानी मेरी पत्नी और मेरे एक दोस्त की पार्ट 2 है। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। बाहर से सब सामान्य था। छोटा सा किराए का कमरा, सुबह की चाय, फैक्ट्री की नौकरी और रसोई में व्यस्त सुप्रिया। लेकिन भीतर 3 दिलों के बीच एक अनकहा राज धड़क रहा था। हिमांशु अपने भीतर अजीब सी शांति और हल्की सी बेचैनी दोनों महसूस करता था, क्योंकि जिस इच्छा ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया था वो अब पूरी होने जा रही थी। सुप्रिया के चेहरे पर मातृत्व की चमक धीरे धीरे उतरने लगी थी और उसके स्वभाव में पहले जैसी कड़वाहट की जगह एक नरमी आ गई थी। ऋतिक अब पहले की तरह बेफिक्र होकर घर नहीं आता था, बल्कि उसकी आंखों में जिम्मेदारी और दूरी दोनों दिखाई देती थी। मोहल्ले की फुसफुसाहटें कभी कभी दरवाजे के बाहर हवा में तैरतीं तो हिमांशु के कानों तक पहुंच जातीं और वो सोच में डूब जाता कि क्या उसने अपने रिश्ते के साथ न्याय किया है या सिर्फ अपने जिज्ञासा को शांत किया है। लेकिन जब सुप्रिया ने एक सुबह कांपती आवाज में बताया कि वो मां बनने वाली है, तो उस क्षण सारी दुविधाएं जैसे ठहर गईं। हिमांशु ने उसे गले लगाया और महसूस किया कि पिता बनने का अर्थ सिर्फ रक्त का संबंध नहीं, बल्कि स्वीकार का साहस भी होता है। ऋतिक ने भी दूरी बनाए रखते हुए साफ शब्दों में कहा कि दुनिया के सामने और दिल से ये बच्चा हिमांशु का ही रहेगा, और उसी दिन से उसने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। सुप्रिया कभी कभी खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती कि क्या जो हुआ वो सिर्फ एक आवश्यकता थी या उसके भीतर कहीं कोई और भावना भी जन्म ले चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उसका गर्व बढ़ा, वैसे वैसे उसका ध्यान आने वाले जीवन पर केंद्रित हो गया और उसने अपने अतीत को एक बंद पन्ने की तरह मोड़कर रख दिया। हिमांशु ने फैक्ट्री में अतिरिक्त समय देना कम कर दिया और डॉक्टर की हर मुलाकात पर साथ जाने लगा। अस्पताल के फॉर्म में पिता के नाम की जगह जब उसने अपना नाम लिखा तो उसके हाथ एक पल को रुके, पर फिर उसने दृढ़ता से हस्ताक्षर कर दिए, मानो उसने अपने मन की सारी शंकाओं पर मोहर लगा दी हो। उधर ऋतिक का ट्रांसफर हो गया और उसके जाने के दिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें न अपराध बोध था न उत्साह, बल्कि सिर्फ एक समझदारी थी कि कुछ रिश्ते जीवन में आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करके आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रिया ने विदा लेते समय सिर्फ इतना कहा कि अपना ख्याल रखना, और हिमांशु ने दोस्त की तरह उसे गले लगाया। समय बीतता गया और एक दिन अस्पताल के उस छोटे से वार्ड में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी तो हिमांशु की आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसने नवजात को गोद में लिया और उस क्षण उसे कोई संदेह नहीं रहा कि ये उसका अपना है, क्योंकि पिता होना जैविक सच से कहीं बड़ा भावनात्मक निर्णय होता है। घर लौटने के बाद जिंदगी फिर नए ढर्रे पर चलने लगी। रातों की नींद कम हो गई, लेकिन घर में हंसी बढ़ गई। मोहल्ले वालों की बातें धीरे धीरे बंद हो गईं, क्योंकि समाज को अंततः वही दिखता है जो सामने हो, और सामने एक खुशहाल परिवार था। कभी कभी देर रात जब बच्चा सो जाता तो हिमांशु और सुप्रिया अतीत को याद करते, पर अब उसमें उत्तेजना नहीं, बल्कि एक परिपक्व स्वीकृति होती। उन्होंने समझ लिया था कि रिश्तों की नींव विश्वास और जिम्मेदारी पर टिकी होती है, और यदि दोनों पक्ष सहमति और समझ से निर्णय लें तो वे कठिन से कठिन परिस्थिति को भी संभाल सकते हैं। वर्षों बाद जब उनका बेटा स्कूल जाने लगा और हिमांशु उसका हाथ पकड़कर उसे क्लासरूम तक छोड़ने गया, तो उसे लगा कि जीवन ने उसे एक दूसरा मौका दिया था, एक ऐसा मौका जिसमें उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें ताकत में बदला। सुप्रिया भी अब पूरी तरह अपने परिवार में रची बसी थी, और उसके चेहरे की संतुष्टि बताती थी कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। ऋतिक कभी कभी फोन पर हालचाल पूछ लेता, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ एक पुरानी दोस्ती की गर्माहट बची थी। समय बीतता गया और तीनों को यह सिखा दिया कि आकर्षण क्षणिक हो सकता है, पर परिवार स्थायी निर्णयों से बनता है। अंततः हिमांशु ने महसूस किया कि असली जीत किसी रहस्य को छिपाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने में है। और इसी स्वीकार के साथ उनकी कहानी एक नए संतुलन, नए विश्वास और नए भविष्य की ओर बढ़ती चली गई। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते उनका बेटा आरव 5 साल का हो गया। उसकी हंसी से छोटा सा घर गूंजता रहता था, और हिमांशु जब भी उसे कंधों पर बैठाकर गली में घुमाता तो उसे लगता मानो दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हों। सुप्रिया भी अब पूरी तरह एक मां की भूमिका में रम चुकी थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में अतीत की हल्की परछाई झलक जाती, जिसे वो मुस्कान के पीछे छिपा लेती।
ऋतिक अब दूसरे शहर में था और साल में 2-1 बार ही फ़ोन करता। पर एक दिन अचानक उसका संदेश आया कि वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए उसी शहर आ रहा है। ये खबर सुनते ही तीनों के भीतर अलग अलग भावनाएं जाग उठीं। हिमांशु के मन में हल्की घबराहट, सुप्रिया के भीतर दबी हुई स्मृतियां और ऋतिक के मन में एक अनकहा खिंचाव। जब वो कई साल बाद उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ तो आरव दौड़कर बाहर आया और मासूमियत से पूछ बैठा कि आप कौन हो। उस एक सवाल ने कमरे की हवा को भारी कर दिया। हिमांशु ने तुरंत संभलते हुए कहा कि ये पापा के पुराने दोस्त हैं, और आरव ने मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। उस मासूम स्पर्श में किसी भी तरह का संदेह नहीं था, लेकिन तीनों बड़ों के दिलों में तूफान उठ चुका था। शाम को जब आरव सो गया तो पुराने दिनों की बातें छिड़ीं और पहली बार हिमांशु ने साफ शब्दों में कहा कि अब उनकी प्राथमिकता सिर्फ उनका परिवार है और अतीत को वहीं छोड़ देना ही बेहतर होगा। ऋतिक ने भी स्वीकार किया कि उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ ली है और वो उनके जीवन में किसी तरह की उलझन नहीं चाहता। सुप्रिया चुपचाप दोनों को सुन रही थी और फिर बोली कि सच का बोझ तभी तक भारी लगता है जब तक हम उससे भागते हैं। अगर कभी भविष्य में आरव को सच्चाई जाननी होगी तो वे उसे परिपक्वता से बताएंगे, क्योंकि रिश्ता झूठ पर नहीं बल्कि विश्वास पर टिकना चाहिए। उस रात तीनों ने महसूस किया कि समय ने उन्हें बदल दिया है। जहां पहले जिज्ञासा और आवेग था, अब समझ और स्थिरता थी। अगले दिन ऋतिक ने जाते हुए आरव के सर पर हाथ फेरा और हिमांशु की ओर देखकर बस इतना कहा कि तुमने जो जिम्मेदारी निभाई है वही असली हकदार बनाती है। दरवाज़ा बंद हुआ तो सुप्रिया ने हिमांशु का हाथ थाम लिया और दोनों ने महसूस किया कि उनका बंधन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि उन्होंने अतीत से भागने के बजाय उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना सीखा है। और इसी स्वीकार के साथ उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची, जहां सच सामने आने के बाद भी उनका परिवार टूटा नहीं बल्कि और गहराई से जुड़ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।